दोस्तों स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास करंट अफेयर्स की होगी जिसमें हम 86 टू 90 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चर्चाओं में रहा जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु शून्य कार्बन कानून, जीरो कार्बन लॉ, इसके संबंध में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो सबसे पहले देखना है सत्य पूछा या असत्य है, तो यहाँ पर पहचान करनी है हमें सत्य कथन की। अब देखते पहला कथन, यह कानून भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया है जो जलवायु परिवर्तन का सामना करने में हमारी मदद करेगा। ध्यान रखना, भारत सरकार अगर ऐसा कोई कानून पारित करती तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसके जो फ्रंट पेज पर ऐसा आ ही जाता है। तो पिछले दिनों में आप याद करो कि ऐसा कोई आपने न्यूज़पेपर में देखा हो तो देखो भारत सरकार ने इसको पारित नहीं किया है। इसको पारित करने वाली सरकार है न्यूजीलैंड की सरकार। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। अब देखते दूसरा कथन, इस कानून के द्वारा 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है। शून्य कार्बन उत्सर्जन आपको पता होगा कि औद्योगिकरण के बाद में हमने उद्योगों में काफ़ी विकास किया है, लेकिन उसका हमें सबसे नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, हमने जलवायु में काफ़ी परिवर्तन कर दिया। जैसे ग्रीन हाउस गैसेज है CO2, तो उससे क्या होता है जलवायु परिवर्तन होने से कि कहीं पर हम देखते हैं सूखा, कहीं पर हम देखते हैं बाढ़। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि हमने ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन बहुत अधिक मात्रा में कर दिया है, तो उसी को कम करना है। तो न्यूजीलैंड की सरकार ने कानून पारित किया और उसके तहत उन्होंने टारगेट किया है कि 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हमें प्राप्त करना है। तो सत्य इसमें हो जाएगा केवल 2। इसमें ध्यान रखने वाली 2 ही बातें हैं, एक तो न्यूजीलैंड सरकार के द्वारा यह कानून पारित किया गया था, भारत सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और दूसरा इसका टारगेट है 2050 तक कार्बन का उत्सर्जन शून्य करना। देखते अगला क्वेश्चन, हमें निम्नलिखित को सुमेलित करना है। इधर दिए गए त्योहार और इधर है जिन राज्यों में इन त्योहारों को मनाया जाता है। अब देखते पहला त्योहार कौन सा, आषाढ़ी बीज, ये गुजरात में बिल्कुल ठीक है। मेला खीर भवानी, ये जम्मू कश्मीर में बिल्कुल ठीक है। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में कश्मीर पंडित जम्मू कश्मीर को छोड़ करके वहाँ पर माइग्रेशन कर चुके थे, तो ये जो कश्मीरी पंडित है उनके द्वारा मेला खीर भवानी त्योहार मनाया जाता है। पोराक त्योहार पंजाब, ये गलत है दोस्तों, पोराक त्योहार है असम का। बतुकम महोत्सव तमिलनाडु गलत है, तेलंगाना का है। तो ये गलत हो गए 2 और इसमें हो जाएगा 1 और 2 केवल ए ऑप्शन। अब हम थोड़ा देख लेते हैं इन त्योहारों के बारे में जानकारी। देखो आषाढ़ी बीज इसको बोलते हैं कच्छी नव वर्ष, और ये कहाँ मनाया जाता है, गुजरात के कच्छी समुदाय के द्वारा वर्षा के आगमन पर ही मनाया जाने वाला त्योहार है। मेला खीर भवानी मैंने आपको बता दिया, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाने वाला जो रगन्या देवी मंदिर में आयोजित होता है। पोराक त्योहार इसको बोलते हैं नरसिंह बिहू भी बोलते हैं, असम में मिसिंग जनजाति है उसके द्वारा ये फसल कटाई का त्योहार है। बतुकम महोत्सव आप ध्यान रखना, और बाकी 3 ऊपर वाले याद ना हो, लेकिन बतुकम महोत्सव वेरी इंपॉर्टेंट, ये तेलंगाना का है और ये 9 दिन तक चलता है जब तक दुर्गा नवरात्रि चलती है। तो बतुकम महोत्सव आप ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। देखते अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन पर विचार करना है। हमें बताना वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के बारे में कौन से कथन सही है। पहला कथन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा ये रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष प्रकाशित की जाती है। दोस्तों ILO गलत है, ये IMO के द्वारा प्रकाशित होती है, इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अनुसार भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की उत्पत्ति का सबसे बड़ा देश बना हुआ है। ये एकदम ठीक बात है। कैसे कि भारत से बहुत बड़ी तादाद में लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवास करते हैं, यानी बाहर जाकर के जॉब करते हैं, एज ए स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, तो इसलिए ये ठीक है। इसके अनुसार भारत विप्रेशन प्राप्तकर्ता में भी प्रथम स्थान पर है। विप्रेशन का मतलब क्या होता है कि भारत के लोग बाहर जाकर के अपनी इनकम भारत में भेजे, यानी फॉरेन में उन्होंने जो कुछ इनकम प्राप्त की, उन्होंने जो भी लाभ कमाया, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में आता है, तो उसको हम बोलते हैं विप्रेशन, या इंग्लिश में बोलते हैं रेमिटेंस। तो ध्यान रखना, ये शब्द अच्छा है, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। तो इसके प्राप्त करने में भारत प्रथम स्थान पर बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हो गए, ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक भी है। देखो भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की उत्पत्ति का सबसे बड़ा देश है। अगर भारत से सबसे अधिक मात्रा में देश अन्य देशों में लोग जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर इनकम भी उनके पास में ज़्यादा होगी और भारत में वो भेजेंगे भी ज़्यादा। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में लिंक है। तो पहला तो गलत है और 2 और 3 एकदम ठीक है, यानी C ऑप्शन इसमें होगा। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट कौन जारी करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IMO। और एक बात ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों यानी ऐसे कौन से 3 देश है जिसके लोग सबसे अधिक बाहर जाते हैं, उनमें सबसे पहला तो हमने डिस्कस कर लिया इंडिया, उसके अलावा मैक्सिको और फिर चाइना IMC। लेकिन उनमें से एक चेंज हो जाता है जब वो वहां जाकर के अपने लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा अपने देश में भेजते हैं। तो इसमें इंडिया तो 1 नंबर पर बरकरार है।
यानी इंडिया के लोग जितने जाते हैं वो इनकम भी बहुत अच्छी वहाँ से जनरेट करते हैं और उसका बहुत बड़ा हिस्सा भारत में विप्रेस करते हैं। इसके अलावा 2 नंबर पर आ जाएगा चाइना, जबकि यहाँ पर कौन सा था, मैक्सिको, और यहाँ पर मैक्सिको चला जाएगा 3 नंबर पर। तो इसमें मुख्य बातें 2 ही है। एक तो आप ध्यान रखना कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट कौन जारी करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, और इंडिया इन दोनों में प्रथम स्थान पर है। इसलिए तो रिपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर रहता है। तो ये हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, राह एप्लीकेशन किससे संबंधित है। ये ध्यान रखना कि दिव्यांगों से भी नहीं है, सड़क मंत्रालय से कोई लिंक नहीं है, पर्यावरण से भी नहीं है। इसका है मानसिक रोगियों को विशेषज्ञों की जानकारी प्रदान करना। तो ये तो रटना टाइप का मामला है, आप रट लेना इसको। ये किसके द्वारा बनाई गई है, NIMHANS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, इसने इसको डेवलप किया है। और यह एप्लीकेशन मानसिक रोगियों को विभिन्न विशेषज्ञों, मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, मनोरोगी, सामाजिक कार्यकर्ता, इन सभी की जानकारी प्रदान करेगा। मान लो आपके पास में कोई अगर मानसिक रोगी है तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से वह अच्छा मनोचिकित्सक अपने लिए ढूंढ सकता है, या फिर कोई मनोवैज्ञानिक ढूंढ सकता है, या फिर कोई ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता जो इन मामलों में इन्वॉल्व है उसको वो ढूंढ सकता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा, इसके संबंध में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमें पहचान किसकी करनी है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना ही होता है कि सत्य पूछा या असत्य। देखते पहला कथन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2013 में प्रारंभ की गई यह केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। देखो कोई भी शिक्षा से संबंधित ऐसा कोई अभियान आता है तो रट लेना, उसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय ही चलाता है। तो ये एकदम आपको ध्यान में होना चाहिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय इज इक्वल टू एजुकेशन। और दूसरी बात देखते हैं अब कि केंद्रीय क्षेत्र योजना ये क्या होती है। केंद्रीय क्षेत्र योजना में ध्यान रखना कि उस योजना से संबंधित सभी पैसा, सभी वित्त का प्रबंधन केंद्र सरकार करेगी। अगर यहाँ पर होता केंद्रीय प्रायोजित योजना यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो उसमें वित्त का प्रबंधन यानी उस योजना में जो भी पैसा लगेगा वो केंद्र भी करेगा और साथ में राज्य भी करेंगे। और अगर केंद्रीय क्षेत्र है तो उसमें केवल और केवल पैसों का प्रबंधन कौन करेगा, केंद्र सरकार। ठीक है, ये दोनों बातें अलग अलग हो गई। अब इसमें देखते कि ये सही है या गलत है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, मैंने आपको बता दिया एजुकेशन संबंधित जो भी है वो यही करता है। वर्ष 2013 में प्रारंभ की गई थी, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना नहीं है, यहाँ पर यह गलत है, यह केंद्र प्रायोजित योजना है। आपको पता होगा कि एजुकेशन आता है वो समवर्ती सूची का विषय है, तो इसलिए ध्यान रखना कि समवर्ती सूची का विषय है, उसमें अधिकतम जो भी योजना क्रियान्वित होती है वो केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलजुल कर करती है। तो इसमें केंद्रीय क्षेत्र योजना नहीं बल्कि केंद्रीय प्रायोजित योजना सही आंसर है इसका, तो ये गलत हो जाएगा। इसका टारगेट क्या है, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2020 तक 30% करना है, ये एकदम ठीक है। अब आपको पता लग गया होगा कि हमने इस योजना का डिस्कस क्यों किया, जबकि ये तो 2013 की है, यहाँ पर इसका टारगेट 2020 तक का है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि 2020 तक इसका टारगेट है, तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो इसमें सत्य कथन पूछा, सत्य हो जाएगा केवल 2। 2013 में ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई थी और केंद्रीय प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। मैंने बता दिया आपको, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों उसमें वित्त का प्रबंधन करती है, उसमें पैसों का जुगाड़ करती है। और लक्ष्य देखेंगे तो उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 19% से बढ़ाकर 2020 तक 30% करना है। मतलब साधारण शब्दों में समझो तो उच्च शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा हमें बच्चों को इन्वॉल्व करना है, तो वो 19% इन्वॉल्व थे, उसको बढ़ाकर हमें 30% तक करना है। इसके अन्य फीचर्स क्या क्या है, राज्य स्तर पर योजना का निर्माण करना और मॉनिटरिंग करना, यानी राज्य स्तर पर जो भी योजना बनती है उसका इसके द्वारा ध्यान रखा जाएगा कि वो सही से लागू हो रही है या नहीं हो रही है। क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना। क्षेत्रीय असंतुलन का मतलब क्या है कि आपको पता होगा कुछ क्षेत्रों में तो इतनी सारे विद्यालय, इतनी उच्च शिक्षा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डेवलपमेंट है, लेकिन कुछ क्षेत्र इतने पिछड़े हुए कि वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो वो असंतुलन हमें दूर करना है। अनुसंधान नवाचार को प्रोत्साहन करना, राज्य विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करना, मानदंड, मान्यता और मानकों को एक अनिवार्य फ्रेमवर्क में अपनाना। यानी इसका मतलब ये अनिवार्य फ्रेमवर्क प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए जरूरी होगा कि आपके पास में कम से कम इतने मानदंड, मान्यता, मानक होने चाहिए अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी को बरकरार रखना चाहते हो। तो ये हमने देखा है आज के क्वेश्चन।
तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।